क्या तुमने कभी कभी अपनी ही रजाई के अंदर अपने ही जिस्म को एक अजनबी महसूस किया है? क्या तुमने कभी उस गुनाह का मजा चखा है जो गलत है, हराम है, लेकिन फिर भी रूह को सुकून देता है? सोचो, तुम अपने पति के साथ बिस्तर पर हो, अंधेरा गहरा है, वो तुम्हें छू रहा है, उसकी उंगलियां तुम्हारी कमर पर रेंग रही हैं, तुम्हारी सांसें अटक रही हैं, तुम पिघल रही हो, और तभी बिजली कड़कती है, कमरे में रोशनी होती है और तुम देखती हो कि तुम्हारा पति तो दरवाजे पर खड़ा तुम्हें देख रहा है। तो फिर वो कौन था जो अभी तुम्हारे बिस्तर में तुम्हारे जिस्म की हर सिलवट को था? अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं तो अपनी रजाई कस लो, हेडफोन को कानों में दबा लो, क्योंकि आज मैं जोया अपनी वो डायरी खोलने जा रही हूं जिसे पढ़ने के बाद शायद तुम अपनी परछाई से भी डरने लगोगे। मेरा नाम जोया है, उम्र अभी अभी 24 की हुई हूं। अगर तुम मुझे अभी देख पाते तो शायद तुम्हारी पलकें झपकना भूल जाती। मैं अभी नहा कर निकली हूं, मेरा रंग दूध जैसा सफेद है जिस पर अभी अभी ठंडे पानी की बूंदें फिसल रही हैं। मेरे बाल घने काले और कमर से भी नीचे तक लहराते हुए, जिनमें से टपकता पानी मेरी पीठ पर एक सिहरन पैदा कर रहा है। मेरी आंखें गहरी नीली हैं जिनमें बहुत सारे राज दफन हैं। मेरा फिगर वो कातिलाना कर्व जिसे देखकर अच्छे अच्छे मर्द अपना ईमान खो दें। मेरी कमर इतनी पतली और लचकदार कि जरा से स्पर्श से बलखा जाए। मेरे होंठ जो गुलाब की पंखुद्दियों की तरह रसीले हैं, आज कांप रहे हैं उस रात की याद में। मेरी शादी मुंबई के सबसे रईस खानदान के वारिस आर्यन खुराना से हुई थी। आर्यन सख्त, अमीर और बेहद खूबसूरत, लेकिन हमारी सुहाग रात पर ही एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आर्यन मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा था वो मुझे बाहों में भरेगा, मेरी घूंघट उठाएगा, लेकिन वो मेरे पास आया, मेरी थोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया और कहा, जोया, इस शादी का एक उसूल है। मैं तुम्हें रानियों की तरह रखूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हमारे बीच जो भी होगा वो सिर्फ अंधेरे में होगा। रोशनी में तुम मुझे नहीं छुओगी और मैं तुम्हें नहीं। ये मेरा तरीका है। यह अजीब था, बहुत अजीब, लेकिन मैं एक छोटे शहर की लड़की थी, मैंने मान लिया। लेकिन कहानी में असली तूफान तब आया जब अगले दिन घर में कबीर आया। कबीर आर्यन का छोटा सौतेला भाई, 26 साल का कबीर। वो आग था जिससे हर कोई जलना चाहता था। 6 फीट लंबा, जिम में तराशा हुआ फौलादी बदन, आंखों में एक ऐसी शरारत और होंठों पर एक ऐसी टेढ़ी मुस्कान जो किसी भी लड़की के गर्मी को बढ़ा दे। जब मैंने उसे पहली बार देखा, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी। मेरी शादी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। कबीर नीचे खड़ा था, उसकी नजरें सीधे मेरी नाभि पर टिकी थी। उसने मुझे देखा और फिर अपनी जीभ से अपने होंठ गीले किए। मेरे बदन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे बिना इत्र कर दिया हो। 2 दिन बाद मैं अपने कमरे के अटैच्ड बाथरूम में नहा रही थी। शावर चल रहा था। गर्म पानी की भाप से शीशा धुंधला हो गया था। साबुन की खुशबू मेरे बदन से लिपट रही थी। तभी मुझे लगा दरवाजे की कुंडी हिली। मैं भूल गई थी कि मैंने दरवाजा लॉक नहीं किया था। दरवाजा हल्का सा खुला। मैं सिर्फ एक छोटे से तौलिए में थी जो मेरे भीगे हुए बदन से चिपका हुआ था। मेरे गीले बालों से पानी की बूंदें टपक कर मेरे सीने के बीच समा रही थीं। सामने कबीर खड़ा था। उसने मुझे देखा, ऊपर से नीचे तक, मेरी भीगी हुई टांगे, मेरे कांपते हुए कंधे। मैं चीखना चाहती थी लेकिन मेरी सांसें उलझ गईं। कबीर की आंखों में हवस नहीं, एक अजीब सी प्यास थी। वो पीछे नहीं हटा, वो अंदर आया। बाहर आओ भाभी, भैया बुला रहे हैं, उसने भारी आवाज में कहा, लेकिन उसकी नजरें मेरे तौलिए की गांठ पर थीं। उसने एक कदम और बढ़ाया।
हमारे बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। उसके बदन की गर्मी मेरे ठंडे जिस्म तक पहुंच रही थी। बदन का बहाव बदल गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया, मेरे कंधे पर गिरी एक पानी की बूंद को अपनी उंगली से पहुंचा। तुम बहुत खतरनाक हो जोया, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगी और मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। उसी रात आर्यन ने अपना वादा निभाया। कमरे में घुप अंधेरा था, इतना कि हाथ को हाथ ना दिखे। दरवाजा खुला, कदमों की आहट हुई। कोई बिस्तर पर आया, उसने मुझे छुआ, लेकिन ये स्पर्श ये आर्यन का नहीं लग रहा था। आर्यन के हाथ मुलायम थे, बिजनेसमैन वाले, लेकिन ये हाथ सख्त थे। इनकी उंगलियों पर गट्टे थे, जैसे किसी जिम करने वाले के हों। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। पकड़ और गहरी हो गई। उसकी खुशबू, ये महंगे परफ्यूम की नहीं, बल्कि बारिश, मिट्टी और एक अजीब से मर्दाना नशे की खुशबू थी। उसने मेरी गर्दन रखे, मेरा पूरा बदन सुलग उठा। उस अंधेरे में उस अजनबी ने मेरे साथ अब किया जो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसने मेरी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मेरी धड़कन उछल गई। मैं कराह उठी, आर्यन, लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे होंठों को अपने होंठों से सील कर दिया। सांसें भिड़ गईं, उंगलियां फिसल रही थी मेरे बदन के हर उतार चढ़ाव पर। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन और सबसे डरावनी रात थी। अगली सुबह मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी थी। मेरे बदन में अभी भी उस रात का मीठा मीठा दर्द था। आर्यन अखबार पढ़ रहा था, बिल्कुल शांत। तभी कबीर आया। उसने एक सेब उठाया और जोर से काटा। मैंने देखा कबीर की गर्दन पर एक ताजा खरोंच का निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा शायद रात को मैंने उस अजनबी की गर्दन पर अपने नाखूनों से बनाया था। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या वो कबीर था? नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन मुझे धोखा कैसे दे सकता है? दोपहर में मैं गार्डन में कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज थी। मेरा गीला दुपट्टा उड़कर पास की झाड़ियों में अटक गया। मैं उसे निकालने गई तो वहां मैंने आर्यन को फोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, हाँ डॉक्टर, काम शुरू हो गया है, वारिस जल्दी मिल जाएगा। बस उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वो नहीं कर सकता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन नामर्द था तो फिर रात को मेरे बिस्तर में कौन आता है? क्या वो जानबूझकर कबीर को भेज रहा है? मुझे घिन आने लगी अपने पति से और खुद से। मैंने फैसला किया कि आज रात मैं उस अंधेरे के मेहमान का चेहरा देखकर रहूंगी। रात हुई, अंधेरा हुआ, वो आया। वही खुशबू, वही सख्त पकड़। गर्माहट फैल गई। जैसे ही वो मेरे ऊपर झुका, मैंने पूरी ताकत लगाकर साइड लैंप का स्विच ऑन कर दिया। रोशनी हुई। मैं चिल्लाई, कौन हो तुम? लेकिन बिस्तर खाली था। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ खिड़की का पर्दा हिल रहा था और खिड़की के पास फर्श पर गीले कदमों के निशान थे। मैं पागल हो रही थी। क्या वो कोई भूत था या वो इतनी तेजी से भाग गया? तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया। क्या हुआ जोया? चिल्लाई क्यों? मैंने उसे वो गीले निशान दिखाए। आर्यन हंसा, एक शैतानी हंसी। जोया, तुम्हें वहम हुआ है, ये निशान तो तुम्हारे हैं, तुम शायद नींद में चल रही थी। उसने मुझे शीशे के सामने खड़ा किया। देखो खुद को। मैंने देखा मेरी गर्दन पर ताजा थी। अगर कोई नहीं था तो ये निशान कहां से आया? क्या आपकी सांसें अटक गई हैं? जरा सोचिए जोया की हालत। उसका पति झूठ बोल रहा है, उसका देवर उसे ललचा रहा है और रात को एक ऐसा साया आता है जो उसे रूह तक निचोड़ देता है। कौन है वो? कबीर? आर्यन का कोई खेल या कोई तीसरा? उस रात कमरे से कौन भागा? अगर आपके बदन में भी सिहरन दौड़ रही है और आप जानना चाहते हैं कि उस अंधेरे अजनबी का सच क्या है, तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में दिल का इमोजी डाल दो। अगर आपको लगता है कि जोया के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और हाँ, इस कहानी को उस दोस्त को शेयर करो जो
सस्पेंस का दीवाना है। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला ट्विस्ट आपके दिमाग की नसें हिला देगा। कहानी आगे बढ़ाती है। कुछ दिन और बीते, मैं उस साये के प्यार में पड़ने लगी थी। दिन में मैं कबीर को देखती तो मुझे वही रात वाला स्पर्श याद आता। एक दिन घर में पार्टी थी। मैंने एक लाल रंग की शिफॉन साड़ी पहनी थी। बारिश हो रही थी और मैं गेस्ट्स को रिसीव करने बाहर गई। मैं पूरी भीग गई। भीगी हुई साड़ी मेरे बदन से दूसरी त्वचा की तरह चिपक गई। कमर पर चिपकी भीगी सिलवटें सब कुछ बयां कर रही थी। मैं भागकर अंदर आई और एक कमरे में घुस गई। वहां अंधेरा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया। सांसें टकराई। भाभी, ये कबीर की आवाज थी। कबीर, मैंने कहा, लेकिन मेरे अंदर हो रहा था, क्यों छोड़ूं? जब रात को नहीं छोड़ा तो अब क्यों? कबीर ने मेरे गीले बालों को हटाया और मेरी पर अपनी उंगलियां फेर दी। उंगलियां अटक गईं मेरी ब्लाउज की डोरी पर। मतलब तुम्ही थे? मैंने कांपते हुए पूछा। कबीर हंसा नहीं, वो रो पड़ा। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया। जोया, मैं नहीं आता, मुझे भेजा जाता है। आर्यन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें वारिस दूं और जैसे ही तुम प्रेग्नेंट होगी वो मुझे मार देगा और बच्चे को अपना नाम देगा। क्या? मैं सन्न रह गई। हाँ, और मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं जोया। पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी से हम दोनों वहां खड़े थे, भीगे हुए, एक जानलेवा साजिश के बीच। उस पल न सही का होश था न गलत का। कबीर ने मुझे किस किया। लबों की सिहरन पूरे बदन में बिजली बनकर दौड़ गई। ये रात के अंधेरे वाला खेल नहीं था, ये दिन के उजाले वाला इश्क था। नीचे की हलचल अब तूफान बन चुकी थी। भीगी हथेलियों की चमक एक दूसरे के बदन पर फिसल रही थी। लेकिन तभी क्लिक, बत्ती जली। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके हाथ में कैमरा था और उसके साथ पुलिस थी। गिरफ्तार कर लो इसे। आर्यन ने कबीर की तरफ इशारा किया। मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। कबीर चिल्लाता रहा, ये झूठ है। लेकिन आर्यन ने मुझे एक ऐसी नजर से देखा कि मेरी जुबान सिल गई। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अगर कुछ बोली तो कबीर अभी मर जाएगा। पुलिस कबीर को घसीटते हुए ले गई। मैं वहीं फर्श पर गिर गई। चुप्पी भारी हो गई। आर्यन मेरे पास आया। उसने मेरे गीले बालों को खींचा। खेल खत्म डार्लिंग, मुझे मेरा वारिस मिल गया। क्या मतलब? मतलब तुम प्रेग्नेंट हो जोया। मेरी रिपोर्ट कल ही आई है। ना काम कर दिया। उसने मेरे पेट पर हाथ रखा। अब कबीर का काम खत्म। वो जेल में सड़ेगा और तुम मेरे इस महल में कैद रहोगी, मेरे बच्चे की माँ बनकर। मेरे अंदर की दुनिया उजड़ गई। जिस बच्चे को मैं प्यार की निशानी मान रही थी, वो एक धोखे का नतीजा था। आर्यन चला गया मुझे कमरे में बंद करके। मैं 3 दिन तक भूखी प्यासी रोती रही। लेकिन चौथे दिन मुझे कबीर की बात याद आई। तुम बहुत खतरनाक हो जोया। नहीं, मैं अब रोऊंगी नहीं। मैंने अपनी अलमारी खोली। वहां आर्यन की एक पुरानी फाइल थी जिसे उसने छुपा कर रखा था। मैंने उसे पढ़ा और मेरे पैरों तले से जमीन ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड खिसक गया। उस फाइल में आर्यन की मेडिकल रिपोर्ट थी। आर्यन नामर्द नहीं था, बल्कि आर्यन को एड्स, HIV था और वो जानता था। इसीलिए उसने खुद मुझे नहीं छुआ। वो मुझे बीमारी नहीं देना चाहता था। नहीं, रुको, अगले पन्ने पर वसीयत थी। सारी जायदाद उसी को मिलेगी जिसका खून 100% शुद्ध होगा और जो खानदान को आगे बढ़ाएगा। आर्यन बीमार था, इसलिए वो वारिस पैदा नहीं कर सकता था बिना बीमारी फैलाए। इसलिए उसने कबीर का इस्तेमाल किया। कबीर स्वस्थ था। उसने मुझे कबीर के पास भेजा ताकि बच्चा स्वस्थ हो। लेकिन सबसे बड़ा धोखा ये नहीं था। धोखा ये था कि कबीर आर्यन का भाई नहीं था।
फाइल में एक फोटो थी। उसमें आर्यन और कबीर बचपन में साथ थे। नीचे लिखा था, आर्यन नौकर का बेटा और कबीर मालिक का असली बेटा। हे भगवान, असली वारिस कबीर था। आर्यन के बाप ने मरने से पहले आर्यन जो गोद लिया हुआ था को नहीं, बल्कि अपनी नाजायज औलाद कबीर को सब कुछ दिया था। आर्यन ने कबीर की याददाश्त बचपन में एक एक्सीडेंट करवाकर मिटा दी थी और उसे अपना नौकर जैसा भाई बनाकर रखा था। आर्यन चाहता था कि कबीर का बच्चा, जो असली खून है, पैदा हो जाए और फिर वो कबीर और मुझे मारकर उस बच्चे का लीगल बाप बन जाए और सारी जायदाद हड़प ले। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। ये आदमी सिर्फ मेरे जिस्म के साथ नहीं खेला था, इसने कबीर की पूरी जिंदगी चुरा ली थी। आज रात फैसला होगा। मैंने अपनी साड़ी बदली, एक काली साड़ी पहनी, आंखों में काजल लगाया और आर्यन के कमरे में गई। वो शराब पी रहा था। आ गई मेरी रानी, वो हंसा। मैं उसके पास गई, उसकी गोद में बैठ गई, कमर झुक गई, हल्का सा दबाव बनाया। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूं कि मेरी भलाई किस में है, मैंने उसके कान में कहा। मेरी गर्दन झुक गई उसके कंधे पर। आर्यन का गुरूर 7वें आसमान पर था। देर आए दुरुस्त आए। आज मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुमने शादी की रात मांगा था। मैंने कहा, आंखों पर पट्टी बांधो। आर्यन ने जोश में आकर अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली। अब करो जो करना है। वो हड़बड़ाया। मैंने उसके हाथ पलंग से बांध दिए। अरे वाह, आज वाइल्ड होने का मूड है। वो हंसा। मैंने उसकी शराब की बोतल उठाई और उसके कान में अपनी सबसे सर्द और खतरनाक आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हें पता है कबीर का खून बहुत गर्म है और मेरा भी। इससे पहले कि वो कुछ समझता, मैंने पुलिस कमिश्नर, जो मेरे पिता के पुराने दोस्त थे, को कॉल लगा दिया और स्पीकर पर डाल दिया। आर्यन, जरा बताओ तो, कबीर जेल में क्यों है? मैंने प्यार से पूछा। आर्यन पट्टी बंधे हुए और नशे में सब बक दिया। वो बेवकूफ, वो तो असली मालिक है इस घर का। मुझे बस उसका वीर्य चाहिए था। अब वो जेल में मरेगा और मैं राज करूंगा। फोन पर दूसरी तरफ सन्नाटा था। फिर कमिश्नर की आवाज आई, मिस्टर आर्यन, पुलिस रास्ते में है, आपकी कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुकी है। आर्यन तड़पा। उसने हाथ छुड़ाने चाहे, लेकिन तब तक मैंने अपनी सैंडल की नुकीली एड्डी उसकी छाती पर रख दी थी। नीचे दबाव भरा। ये उस हर रात का बदला है जो को एक मशीन समझा। मैंने गुर्राते हुए कहा, क्लाइमेक्स। पुलिस आई, आर्यन को ले गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मैं जेल गई कबीर को छुड़ाने। कबीर बाहर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरे लिए ये सब किया? मैं बारिश में खड़ी थी। फिर से वही भीगा हुआ पल्लू, वही गर्म पानी की महक, आंसुओं की। मैंने उसका हाथ अपने पेट पर रखा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए और इसके लिए। कबीर घुटनों पर बैठ गया। उसने मेरे गीले पेट को चूमा। मैं कसम खाता हूं जोया, अब अंधेरा सिर्फ सोने के लिए होगा। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ उजाला होगा। हमने उस हवेली को बेच दिया, उस दौलत को दान कर दिया जिसने भाइयों को दुश्मन बनाया था। आज हम एक छोटे से घर में रहते हैं। कबीर गैराज चलाता है, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। हमारे पास अरबों की दौलत नहीं है, लेकिन जब रात को बिजली जाती है और कबीर मुझे अंधेरे में छूता है, तो वो डर नहीं, सुकून होता है। उसकी गर्म सांसें, उसकी फिसलती उंगलियां, उसका सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा, हक से। मेरे दोस्तों, मेरी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे हैं ये लिखते हुए। जोया ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। जिस्म की भूख मिटाना आसान है। बाजार में बहुत कुछ बिकता है, लेकिन वफादारी और विश्वास, ये वो नायाब हीरे हैं जो अगर एक बार टूट जाए तो दुनिया की कोई दौलत उन्हें जोड़ नहीं सकती। आर्यन के पास सब कुछ था, पर नीयत साफ नहीं थी। कबीर के पास कुछ नहीं था, पर उसका प्यार सच्चा था। औरत का जिस्म कोई जागीर नहीं जिसे धोखे से हासिल किया जाए। वो एक मंदिर है,
जहां सिर्फ उसी को प्रवेश मिलना चाहिए जो उसकी रूह की इज्जत करना जानता हो। अगर आज इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े किए, तुम्हें रुलाया या तुम्हारे दिल में प्यार की नई उम्मीद जगाई, तो प्लीज शेयर करो इस कहानी को उस इंसान के साथ जिसे तुम अपनी रूह से भी ज्यादा चाहते हो। कमेंट में रिस्पेक्ट लिखो अगर तुम जोया की हिम्मत को सलाम करते हो, और लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी में मैं आपको एक हॉन्टेड हॉस्पिटल के लेबर रूम में ले चलूंगी, जहां पैदा होने वाले बच्चे रोते नहीं, हंसते हैं